हमारे साथ अभी स्टूडियो में बड़े ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, डाइटिशियन हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल हमें एक अच्छे डाइटिशियन की। नाम है उनका मोहम्मद उमैर। सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अच्छा, मैं आपसे इंट्रो से पहले मैं डेफ़िनेटली आपसे कहूँगी आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगी ये हमेशा डाइटिशियन ही क्यों जो होते हैं बड़े फ़िट लगते हैं, या ट्रेनर्स होते हैं, फ़िटनेस ट्रेनर वो बड़े फ़िट लग रहे होते हैं, मरीज़ों को उतना फ़िट क्यों नहीं कर देते वो? अच्छा देखें, इसमें एक तो पहले थोड़ी सी साइकी समझने वाली है कि इसमें आप पेशेंट चलता किस चीज़ पे है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे एजुकेट किया जाता है कि आप जो है वो पिल्स पे चलते हैं, वो शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। कहते हैं कि हेल्दी डाइट भी वही काम कर रही है और पिल्स भी वही काम कर रही हैं, तो वो शॉर्टकट की तरफ चले जाते हैं कि आप पिल्स ले लें और अपने सिम्टम्स को दूर कर लें। तो हेल्दी डाइट की तरफ जब जाते हैं तो फिर उसी वजह से आपको हर चीज़ का क्योर मिलता है। तो अगर आप पिल्स की तरफ जाएंगे तो आपकी डेफिशिएंसीज क्योर नहीं होती। तो इसलिए जो डाइटिशियंस है वो मोस्टली कोशिश करते हैं कि जब आप अपना आप दिखाएंगे तो अगला बंदा भी आपको थोड़ा सा मोटिव नज़र आएगा। मोटिव नज़र आएगा। अच्छा, खुद कैसे आना हुआ इससे आप थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ, और कब से कर रहे हैं ये, और ये कितना ज़रूरी है? बेसिकली मैं अपनी फ़ील्ड से पहले भी जो है वो थोड़ी सी एक्सरसाइज करना, स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा सा मोटिव रहना, स्टार्ट से ही क्रिकेट खेलना, तो यहाँ से देख के इनको मोटिवेशन मिलती है। और हेल्दी रहने के लिए आपको ज़रूरी है कि जब आप किसी भी स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे तो आपको हेल्दी रहने के लिए आपको चीज़ों का इंटेक करना पड़ेगा। तो डेफ़िनेटली जब आप खुद हेल्दी होंगे तो आप बाकियों को भी साथ साथ देखेंगे। तो सही। यही एक स्ट्रेटजी है जो यूज़ होती है। ज़बरदस्त। तो कैसे आना हुआ, थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ? पहले तो बहुत शुक्रिया आपके न्यूज़ चैनल का जिन्होंने बुलाया। तो क्योंकि यहाँ पे आने का बेसिक मकसद यही है कि हमारी जो नेशन है, जो हमारे पीपल हैं, उनको हेल्दी डाइट की तरफ लेके आया जाए। कि डाइट का मकसद सिर्फ जो है वो आपका क्रैश डाइट नहीं है कि आप सारा खाना पीना छोड़ दें। हेल्दी डाइट का मतलब ये होता है कि आप बैलेंस मील खाएं और उसके साथ साथ अच्छी चीज़ों का इंटेक करें ताकि आने वाली बीमारियों से आपके सिम्टम्स रिड्यूस हो सकें और आपकी बॉडी जो है वो अच्छा नरिश कर सके। ओके। अच्छा, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आप डायबिटीज़ और ओबेसिटी और ये सारी जो चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं, वेट गेन जो होता है, और इन सब के ऊपर, इन सब टॉपिक्स पे हमने बात करनी है। थोड़ा सा बताएं कि इसका डाइट से क्या क्या कनेक्शन है, हम कैसे डाइट से इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा देखें, सबसे पहले तो आते हैं हमारे जॉब होल्डर्स जो 9 to 5 या 9 to 6 जॉब कर रहे होते हैं। वो एक सिटिंग जो है वो स्टेज के ऊपर होते हैं। जब वो इसी सिटिंग स्टेज पे होते हैं तो उनके लिए वॉक करना, चलना फिरना, एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल होता है। वो बैठ के जूं जूं अपना फूड का इंटेक करते हैं तो उसकी वजह से बॉडी स्टोर कर रही होती है। मोस्टली जो है वो ना तो घर से लंच लेके जाते हैं, कुछ प्रेफर करते हैं रेडी टू ईट मीट का। तो बाहर से जब आप फूड लेते हैं तो वो ज़ाहिर है कि न्यूट्रिएंट डेंस तो होता नहीं है, वो दूसरे ऑयल्स में पक्का होता है, जिसकी वजह से वो कुछ भी खा लेते हैं। तो डेली बेसिस पे इस तरह से उनका वेट गेन हो रहा होता है, क्योंकि बॉडी डेफिशिएंसी की तरफ जा रही होती है तो उससे उनका वेट गेन हो जाता है। तो इसीलिए फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब वेट गेन होता है वो ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, एब्डोमिनल फैट उनका इकट्ठा होता है, तो डेफिनेटली आपके ऑर्गन्स पे स्ट्रेस आ जाता है, जिसको आप विज़रल फैट बोलते हैं। आपके फैट्स जो है वो जमा हो जाते हैं आपके ऑर्गन्स पे, लिवर पे, आहिस्ता आहिस्ता आपके हार्ट की तरफ जाते हैं। तो उसी की वजह से जो है वो वेट गेन आपकी डिफरेंट बीमारियों की तरफ आपको लेके जाता है अगर आप कंट्रोल नहीं करते। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड शुगर जिसको आप बोलते हैं, उसके बाद आपका जो है वो लिवर के इश्यूज़, फिर किडनीज के इश्यूज़, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। तो डेफ़िनेटली आपको इन चीज़ों के लिए कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ा बहुत अपनी हेल्दी लाइफ की तरफ आना पड़ता है, अपने फूड कंट्रोल करने पड़ते हैं, बैलेंस मील करने पड़ते हैं। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स यानी जितने भी आप सिंपल शुगर्स हैं, चीनी है, चीनी की बनी हुई कोई भी चीज़ है, बेकरी आइटम्स हैं, ड्रिंक्स हैं, इनकी वजह से आपकी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज इकट्ठा हो रहा होता है। तो वही एट लास्ट जाके आपका ग्लूकोज का जो ब्लड में ग्लूकोज है वो रेज़ कर देता है। तो उसी की वजह से आप जो है वो बीमारियों की तरफ जा रहे होते हैं। अच्छा, तो मतलब वैसे अभी ये कहना अभी सही होगा उमैर साहब कि पहले ये होता था कि अवेयरनेस नहीं थी। अब हमने देखा है सोशल मीडिया पे हर जगह शुगर को छोड़ दो, शुगर लीव द शुगर, ये बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। तो क्या जो मेन कॉज है हर मतलब हर बंदे में डायबिटीज़ के पीछे वो शुगर होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी लोग ये बताते हैं या मिथ भी चलती है कि सिर्फ चीनी खाने से जो है वो डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ बेसिकली आपके जो बॉडी के अंदर डिफरेंट कंडीशंस है, जैसे आपकी लेस फिजिकल एक्टिविटी है, डेली बेसिस पे आपका वर्कआउट नहीं है, क्योंकि
मोस्टली जो और वो वाक़ई में नहीं है वो आजकल। वाक़ई में नहीं है। और आपकी जो मेन रूट कॉज़ है आपकी ओबेसिटी की, ये जितनी चीज़ें मैंने रिपीट की हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, लिवर के इश्यूज़, किडनीज़ के इश्यूज़, ये सब एक क्लस्टर है जिसको नाम कहता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब इसका रूट कॉज़ होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस को हमने किल करके आगे जाना होता है। तो यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ होती है। तो डायबिटीज़ के अंदर आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिस तरह सिंपल कार्ब्स के अंदर भी आप रोटी चावल डेली बेसिस पे जो लोग ज़्यादा खा रहे होते हैं, उसकी वजह से उनकी प्रोटीन कम हो जाती है। जितने भी रिच फूड सोर्सेज हैं, अंडा है, चिकन है, गोश्त है, कोई भी है, तो वो नहीं इस्तेमाल करते, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में प्रॉपर जो है वो आपके सेल्स ग्लूकोज को नहीं स्टोर कर पाते, उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो जाती है। तो फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर आपका हो ही मसल लॉस रहा होता है। मसल लॉस की वजह से आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, फटीग हो जाती है, उसकी वजह से फिर वो डायबिटीज़ जो है वो उनको पकड़ लेती है। तो वो ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, उसको कहीं पे जाने का रास्ता नहीं मिलता। तो इसीलिए एक टेक्निक यूज़ करते हैं सिंपल वर्ड्स में सबको बताने के लिए कि आपके बॉडी में जितना मसल मैस होता है उसकी उतनी कैपेसिटी है ग्लूकोज को स्टोर करने की, क्योंकि लीवर जो है वो ग्लूकोज को बफर कर रहा होता है और आपके जो ग्लूकोज है वो मसल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। तो डेफिनेटली जब आप थोड़े थोड़े मसल्स बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि हर इंसान भी इतने इतने बड़े मसल्स नहीं बना सकता, लेकिन फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए स्टार्ट आप वॉक से करें। डेली बेसिस के ऊपर आप वॉक अपनी करें। 20 से 30 मिनट्स जो वॉक रखते हैं, ब्रिस्क वॉक। फिर जो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़े थोड़े मसल्स बिल्ड करें। जो मसल आपका बिल्ड होगा तो उसके साथ साथ आपका ग्लूकोज जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। एक टेक्निक यूज़ होती है जो आजकल हमारे लोग जो हैं वो गलत यूज़ करते हैं। ओके। किसी बंदे का भी वेट गेन हो जाए तो वो वेट लॉस की तरफ जाता है, हालांकि उनको वेट लॉस के साथ साथ फैट लॉस की तरफ जाना चाहिए। वो सिर्फ वेट स्केल को देखते हैं, खाते सारा कुछ रहते हैं, लेकिन वो फैट लॉस नहीं होता। तो ऑटोमेटिकली कई लोग जो होते हैं वो ये समझते हैं कि मेरा वेट कम हो गया या वेट स्टक हो गया ड्यू टू सम कंडीशंस, तो इस वजह से वो वर्कआउट करना भी छोड़ देते हैं। फिर वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं कि अब मैं एक्सरसाइज कर तो नहीं रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा मुझे करने से भी। तो डेफिनेटली फिर आपको बैलेंस मील की तरफ जाना पड़ता है। आप अपनी प्रोटीन्स अच्छी रखें, आप अपने फैट्स को मैनेज करें, कार्ब्स का जो लोड है वो मैनेज करें। तो उसके साथ से जब आप करते हैं तो फैट लॉस भी जब साथ होता है तो इसको कहते हैं रिवर्सल आपकी बॉडी का। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिसकी तरफ आपको आना पड़ता है। आना पड़ता है। अच्छा मेरे साहब, एक अच्छा डाइट प्लान, एक नॉर्मल डाइट प्लान एक आम इंसान के लिए, वो आप क्या समझते हैं क्या है? अच्छा, वो डिपेंड ज़रा करता है। बताएं हमारी ऑडियंस हर हर एज के लिए जो है वो डिपेंड करता है, चाहे वो एल्डर हो, चाहे वो ओल्ड एज के हों। आपको एक बैलेंस्ड मील अपना रखना चाहिए। सुबह से लेके शाम तक आप सबसे पहले अपनी हाइड्रेशन स्टेटस देखें, आपका हाइड्रेशन स्टेटस कितना है, क्योंकि आपकी बॉडी के ये सेल्स जो स्टेटस हैं। कैसे चेक होगा? वो व्हाट्सएप स्टेटस हो गया, फेसबुक स्टेटस हो गया, वो तो हमें पता चल जाता है। ये वाला स्टेटस कैसे चेक हाइड्रेशन होगा? स्टेटस अब क्या है, पानी जो है वो आपने अपना कैसे देखना है। पानी कई लोग जो है वो नहीं पीते प्रॉपरली, जिसके वजह से डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती बाकी सेल्स को जो प्रॉपर फंक्शन करने होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भी जो है वो कितने कोई गिलास ज़्यादा पी सकता है, 7-8 गिलास तो मेरे ख्याल से सभी पी सकते हैं। 5 वक्त की नमाज में अगर आप 5 गिलास पी लें तो फजर से लेके ज़ोहर के दरमियान कितना डिफरेंस है। तो उसके अंदर भी अगर आप पानी का एक एक गिलास भी पी लें तो आई थिंक कि 7 to 8 गिलास हो जाते हैं। और रही बात एक हेल्दी प्लान की, तो आपकी प्लेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और आपके मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स मैंने आपको वाटर के थ्रू बता दी है, तो उसको आपने मैनेज करना है। आप सुबह जो है वो कोशिश करें एक बंदा एक अंडा यूज़ करे लाजमी, क्योंकि अंडे के अंदर आपके एक तो कैल्शियम पूरा होगा, डेफिनेटली उसके अंदर डिफरेंट आपके एनर्जी सोर्सेज है वो यूज़ करें। आपका योगर्ट है, डेली बेसिस के ऊपर एक फ़्रेश वेजिटेबल कुक करके आप उसको यूज़ करें दोपहर के टाइम में, और एक मील के अंदर आप अपना प्रोटीन का पोर्शन रखें। अब वो आप पे डिपेंड करता है, कोई सा भी रख सकते हैं ड्यू टू कंडीशन। किसी बंदे का कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तो वो जाहिर है कि बीफ तो यूज़ नहीं करेगा, और वो आप पे डिपेंड करता है, चाहे चिकन की फॉर्म में यूज़ करें, चाहे आप छोटे गोश्त की फॉर्म में यूज़ करें, चाहे बड़े की फॉर्म में यूज़ करें, इट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन एक बैलेंस्ड मील के लिए एक फ्रूट की सर्विंग, एक आपकी चपाती,
एक आपका साथ प्रोटीन का मील, तो ये डेफिनेटली एक वो आपका हेल्दी मील है जो आप सुबह से लेके शाम तक यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक वेजिटेबल आपकी हो गई, एक आपका प्रोटीन का पोर्शन हो गया, एक आपका हाइड्रेशन स्टेटस है, साथ आपका अंडा है। कई लोग अगर नहीं जो है वो रिच कंटेंट की तरफ रोज़ जा सकते, जो चिकन मटन वगैरह रोज़ नहीं अफोर्ड कर सकते, वो लोग अंडे से अपना एनर्जी सोर्स पूरा करें। दाल जो है वो यूज़ की जा सकती है, आप उनसे यूज़ करें, क्योंकि मोस्टली सब जो है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि डेली बेसिस पे बीफ, मटन, चिकन, फ़िश वो यूज़ कर सकें। तो डेफ़िनेटली वो इस तरफ भी जा सकते हैं। सही। ओके फाइन। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कि जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी कि कुछ को तो ये वेट गेन का इशू होता है, कुछ को कुछ का वेट ही नहीं होता, बहुत स्किनी होते हैं, तो वो भी क्या डाइट प्लान से हो सकते हैं? उनकी भी जो है उनको उनको इश्यूज़ क्या होते हैं? उनको ये भी समझ नहीं आ रहा था क्यों हमें लग नहीं रहा जो हम खा रहे हैं। अच्छा देखें, इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहले तो आपकी जेनेटिक्स आती है कि उसकी जीन्स कैसी हैं, क्योंकि एक तो वो होते हैं जो थोड़े बहुत बल्की होते हैं, एक बिल्कुल स्किनी होते हैं। तो स्किनी पर्सन जो होते हैं उनके ऊपर फैट की स्टोरी जब उनको बताया जाता है कि आप पतले हो गए हैं, आप बहुत कमज़ोर लग रहे हो, आप मोटे हो जाओ, तो वो मोटे होने का जब उसको बताते हैं तो उसको फास्ट फूड की तरफ रिकमेंड करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा खाओ तो आपके ऊपर स्टोरी जो होगी, तो वो डेफिनेटली डेफिशिएंसी की तरफ जाएगा। जो उसने ग्रो अप भी करना है वो भी नहीं कर पाएगा। तो जो स्किनी होते हैं उनको बताया जाता है कि आप हेल्दी वे में आए कैसे। उनको एक सिंपल तरीका बताया जाता है कि आप लिक्विड जो है वो थोड़ा सा अपना बढ़ाएं। हम उनको एक रेसिपी जो है वो देते हैं, बहुत इजी सी है, जिसमें जो है वो एक स्किनी पर्सन अगर डेली बेसिस पे अगर यूज़ करे तो उसको सब सुन लें और नोट कर लें सब। उसको बहुत फ़ायदा हो सकता है। एक आप ले लें बनाना, उसमें डाल लें 2 से 3 डेट्स, 1 गिलास दूध का, 1 टेबल स्पून ओट्स, 1 टेबल स्पून पीनट बटर, और थोड़ा सा माइनर सा पानी डाल के अगर डाल सकता है तो, अगर वो वैसे ही उसको इतना अगर थिक लगे इशू नहीं है तो वो उसको पिए। अगर ये भी नहीं वो कर सकते तो आपको आपके पास फ्रूट्स हैं, बनाना है, बनाना के साथ खजूर डाल के थोड़ा सा दूध डाल के तो रोज़ का 1 गिलास या सवा गिलास वो अगर वो पी लें, और साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटी भी करनी है। क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर जो मसल्स हैं आपके, वो आपकी लाइफ है। मसल्स के बगैर आप नहीं चल सकते, क्योंकि जितने मसल्स आपके गिरते जाएंगे आप बीमारियों की तरफ जाते जाएंगे। तो डेफिनेटली वेट गेन वालों के लिए बहुत अच्छी ये रेसिपी, अगर वो डेली बेसिस पे 1 गिलास इसका यूज़ करें तो डेफिनेटली उनको एनर्जी सोर्सेज भी उनके पूरे होंगे, क्योंकि पीनट बटर है, ओट्स भी जा रहे हैं, दूध भी है, बनाना भी है, तो काफ़ी ज़्यादा उनकी जो ये चीज़ें हैं ये पूरी हो जाएंगी। तो इसके साथ साथ अपनी बाकी मील्स जो हैं वो भी उनको मैनेज करने पड़ेंगे। तो यानी कि आप, यानी इट मीन्स के जो मेन इंग्रेडिएंट है वो बनाना है। बनाना, फिर बनाना से आप वो कहते हैं ना मंकी बन जाएं और बनानास खाएं तो आपको क्योंकि बनाना आपकी बहुत सारी चीज़ों के अंदर रिच है, पोटेशियम में, आपके एनर्जी सोर्सेज में, तो इसलिए डेफिनेटली वो यूज़ करवाना पड़ता है। तो बाकी जितनी भी कंडीशंस हैं, जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर क्या हो रहा होता है कि उनके मसल्स लॉस हो रहे होते हैं, वो फटीग की तरफ जाते हैं, उसी की वजह से उनको स्ट्रेस होता है, फिर वो एनजाइटी की तरफ चले जाते हैं। तो डेफिनेटली जो डायबिटीज़ वाले हैं उनके लिए जो सजेशन यही चलती है कि आप जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ आएँ, क्योंकि आप अमेरिकन रिसर्चेस जितनी भी न्यू पेपर्स पढ़ लें, अगर आप प्रेवलेंस पाकिस्तान में देखें तो 2022 के अंदर 26% जो है वो पर्सन थे, हमारे पीपल थे जो डायबिटिक थे डिक्लेयर्ड। आज 2024 के सर्वे के अंदर 33% जो हमारी नेशन है वो डायबिटीज़ का शिकार है। अब ये तो डायबिटीज़ डायग्नोज हो चुके हैं। अब पीछे अगर आप प्रेवलेंस चेक करें तो प्री डायबिटिक जो है वो सिम्टम जो आपको दे रहा है कि ये डायबिटिक होने वाला है, तो वो भी कितनी प्रेवलेंस है उसके पीछे। तो डेफिनेटली हमारे जितने भी अमेरिकन अगर आप रिसर्चेस न्यू देखें तो उसमें वो एक ही चीज़ को बार बार बताते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर यही चीज़ें आता है कि आप जो है वो अपने हेल्दी मील्स की तरफ आएँ। अब हेल्दी मील्स क्या हैं कि आपकी वो चीज़ें जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं फ़ास्ट फूड को, बाहर से चीज़ें लेके खा ली, कढ़ाइयों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हम सब यही करते हैं। अच्छा, अब तो इतना ट्रेंड आ गया है कि अगर नहीं जा पा रहे तो घर में आ जाता है, ऑर्डर हो जाता है। बच्चे, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बताएं, आजकल तो बच्चों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए हमारी उनकी कैसी डाइट होनी चाहिए, क्या करें, क्योंकि आप उनको ऑर्गेनिक फाइंड करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा देखिए, हमारे जो अच्छे सिटीज़ हैं, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पे तो इतना इशू नहीं है ऑर्गेनिक फूड्स का।
अब आपके पास ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वहाँ पे अगर आप बच्चों के लिए ओट्स लेने जाएं, पोरिज लेने जाएं, हाँ वो तो ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। लेकिन हमारे सोशल मीडिया की जो एडवर्टाइजमेंट है, आप एक दफ़ा इंस्टाग्राम को ओपन करें, फेसबुक ओपन करें, इतने एड्स आ जाते हैं आपके फास्ट फूड के, रेस्टोरेंट्स के, तो बच्चे ज़ाहिर है फ़ोन भी देखते हैं तो उनका दिल करता है उसकी तरफ जाने का। तो ऑटोमेटिकली उससे क्या हो रहा है बच्चों के साथ, वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं, स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, बच्चे जो है वो उस तरह से एक्टिव नहीं है। आप बच्चों को अगर आप सर्वे करके देखें तो हर घर में 2 में से 1 बच्चा जो है वो फ़ोन पे होगा, और 1 बच्चा जो होगा 10 में से कोई 2-3 घर होंगे जो स्पोर्ट्स की तरफ होगा। तो ज़्यादातर जो है वो गेम्स की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं वीडियो मोबाइल पे। गेम्स हाँ, बिल्कुल। तो वो इसी वजह से फिर वो जो रेडी टू ईट फूड है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ज़ाहिर है बर्गर्स हैं, बड़े बड़े सैंडविचेस हैं, उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होंगे, तो उसकी वजह से उनकी क्रेविंग्स भी ज़्यादा होती हैं। उन क्रेविंग्स की ज़्यादा होने की वजह से वो स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। उसके बाद फिर वो और फास्ट फूड खाएंगे जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होंगी, बोन्स उनकी वीक हो जाती हैं, फिर वही फटीग हो जाती है। तो डेफिनेटली पेरेंट्स को भी यही चाहिए कि वो हेल्दी फूड्स की तरफ उनको रिकमेंड करें, सही। क्योंकि कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट तो चलती रहेगी क्योंकि वो उनको रोका तो नहीं जा सकता सोशल मीडिया पे, लेकिन बच्चों को साथ साथ काउंसल करें, उनको बताएं हेल्दी फूड्स आप घर में पकाना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा नहीं है कि आप एक बच्चा बैठा है अगर वो फास्ट फूड पे लगा है तो आप उसको अगले दिन सब कुछ बंद करके सारी हेल्दी डाइट पे लगा दें। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो ऑफेंड हो जाते हैं। आप एक एक मील करके उसका एडजस्ट करें जिनको प्रॉब्लम है। अच्छा। आप ब्रेकफास्ट से शुरू करें, हेल्दी ब्रेकफास्ट से। आप उसको अंडा दें, छोटा बच्चा है। अगर वो जैसे सुबह अक्सर देखा है मॉर्निंग में बच्चे जो होते हैं वो कुछ खाना पसंद नहीं कर रहे, तो अगर वो सिर्फ दूध ले रहे हैं तो वो भी ठीक है। हाँ, खाली पेट वैसे तो मोस्टली जो है वो डिपेंड करता है उसकी एज के ऊपर, वो कौन सी वो भी एज में। फ्लेवर के साथ, आपको पता है डिफरेंट चॉकलेट फ्लेवर हो गया उसके साथ वो दूध ले लेते हाँ, हैं हर बच्चे। किस्म के बहुत सारी डिफरेंट किस्म के यहाँ पे आपके पास ये फ्लेवर की फॉर्म में दूध अवेलेबल होते हैं। ज़ाहिर है छोटा बच्चा वो तो दूध ही पिएगा। अब जो बड़ा बच्चा है जैसे 4-5 साल का है, 6 साल का है, तो आप उसको दे दें, लेकिन मोस्टली आप उसके साथ कोशिश ये करें कि आप सुबह उसको एग बना के दें। पहले देखें कि वो एग किस फॉर्म में खाना पसंद कर रहा है, क्योंकि मोस्टली बच्चे हैं वो बॉयल एग की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, वो ऑमलेट खाना पसंद करते हैं, कुछ फ्राई खाना भी पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे तो आप पेरेंट्स को चाहिए कि वो खुद जब ब्रेकफास्ट करें तो बच्चों को साथ बिठा के फिर उनको साथ करवाएं, क्योंकि इस तरह से अगर आप उनकी रूटीन बनाएंगे तो वो छोड़ जाएंगे, वो ऐसे ब्रेकफास्ट नहीं करेगा। तो आप उसको इसी तरह से काउंसल करें, साथ साथ उसको बताएंगे तो आस्ता आस्ता वो डेवलप उसको करेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अभी आपने बात की कि साथ में एग दें। अच्छा, बहुत से बच्चों को आजकल एलर्जीज होती हैं, बल्कि बड़ों को भी होती हैं अगर डाइट के हवाले से भी बात करें तो अगर दूध वो ग्लूटा एलर्जी चली हुई है, डिफरेंट एलर्जी, पहले ऐसे नहीं होता था जितना अब ज़्यादा ये रेशो हो रहा है। वो अगर मिल्क के साथ एग ले लेंगे तो उनको नोज़िया फील होना शुरू हो जाता है। तो उसका हल बताएं, उसका क्या कोई वे अच्छा आउट है? देखें, आप कोशिश ये करें कि जब भी आप कोई मील खाते हैं उसके साथ अपना लिक्विड पोर्शन जो है उसके लिए थोड़ा सा गैप रखें, क्योंकि एलर्जीज़ बच्चों को होती हैं, ये डिपेंड करता है, लेकिन सारी चीज़ें आपके स्टमक के साथ रिलेट कर रही होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसको ब्लोटिंग होने लग गई है। ये चीज़ें जितनी भी है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट में दर्द होती है बच्चों को, इन्फ्लेमेशंस हैं, ये सारी चीज़ें उनके फूड पे डिपेंड करती हैं। आप जब उनको डिफरेंट फूड गलत टाइम के ऊपर देंगे, यानी रात को 12 बजे भी अगर आप उसका इंटेक करें तो डेफिनेटली आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। नहीं कर रहे। तो इसी वजह से अगर आपने उसको लिक्विड पोर्शन या उसको साथ वो देना, उसमें थोड़ा गैप रखें। अगर वो अंडा खा रहा है तो अंडा खाने के बाद अगर उसने साथ ब्राउन ब्रेड का पीस लिया या वाइट ब्रेड तो खैर खानी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मोस्टली बच्चे खा रहे होते हैं। खाते हैं, हाँ, घर में वही चल रही घर में होती वही plain चल रही breads, होती है। हाँ। अगर वो ब्रेड का पीस खाते हैं, कुछ रोटी भी खाते हैं, तो आपको उसको 15-20 मिनट का गैप दे के आपका जो मील थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो, टाइम तो लगता है, लेकिन उसके बाद अगर आप उसको फ़ौरन दे देंगे लिक्विड भी साथ भी, तो वो ज़ाहिर है उसका स्टमक फिल हो जाएगा। उसकी वजह से कुछ भी वो फील कर सकता है, मुझे पेन हो रही है, मुझे ब्लोटिंग हो गई है। ब्लोटिंग में बच्चा तो यही बताएगा कि मुझे जो है वो पेट में दर्द होने लग गई है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत गैप रखना चाहिए। आप अपनी हेल्थ जब आपने मेंटेन करनी है तो हेल्दी लाइफ के लिए आपको ये नहीं होता कि आप बड़े बड़े मील्स को एकदम से ले लें। आप छोटे छोटे मील्स लें, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम से ले लें, तो सही। इस वजह से आपकी जो है वो हेल्थ मेंटेन रहती है। बिल्कुल।
तो अपनी हेल्थ को यानी मेंटेन करने के लिए डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले बहुत करती है, और डाइट के साथ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी। अब कई लोग जो हैं वो जैसे मैंने आगे भी बताया कि हमारे ऑफिस वर्कर्स हैं जो शाम को थक के घर आते हैं, कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, ज़ाहिर है आजकल उनके तो मसल्स पे जो है वो प्रेशर है, बिल्कुल। किसी का हेडेक भी होता है, थक जाते हैं, तो वो ज़ाहिर है कि ये डिमांड करते हैं कि तो आप बता रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है, मैं भी थक रही हूँ। हाँ। अच्छा, फौरन से माइंड में आना शुरू हो जाता है कि हम कितना बैठ बैठ के थक जाते तो हैं। वो फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, तो वो फूड खा के वो उसी तरह से रेस्ट करने पे चले जाते हैं। तो उनको बताया जाता है कि आप सही। जब फ्री होते हैं तो आप अपने आप को मेंटेन करने के लिए या बीमारियों से बचने के लिए आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी में पहले वॉक ऐड करें। आप अपनी रूटीन को सेट करेंगे, फिर आप उस तरफ जाएंगे। क्योंकि कुछ बंदे काउंसलिंग से, यानी कुछ लोग जो हैं वो मान जाते हैं और कुछ आहिस्ता आहिस्ता। मानने के बाद बदल जाते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, तो वो बस एक दिन करते हैं और फिर कहते हैं बस फिर कर लेंगे, अभी बस रिलैक्स करते हैं, आराम से आराम करते हैं। अच्छा, ये जो आपने चीज़ बोली है फ़ीमेल के हवाले से, मोस्टली फ़ीमेल इस तरह करती हैं। मोस्टली करती हैं, तो मुझे थोड़ा हौसला हो रहा है वो सुन के। आप जब जिम का सर्वे करें तो उसमें जो फीमेल आती हैं वहाँ पे, वो जब पहले दिन आती हैं बहुत मोटिवेट होके, तो थोड़ी सी अगर ओवरवेट होंगी तो वो अपनी जिम जब स्टार्ट करती हैं तो डेफिनेटली एक हफ़्ते के अंदर उनका वाटर वेट ड्रॉप होता है 2 से 3 किलो, अगर हो भी जाता है तो वो बहुत खुश होती हैं। उसके बाद उनको काउंसल करने वाला नहीं होता कि पहले वाटर वेट गिरा है, अब आपने थोड़ी मेहनत करनी है। क्योंकि उनका, मैंने आपको स्टार्ट में यही बताया कि वो यही कोशिश करते हैं कि हमारा वेट स्केल पे वेट कम हो जाए, फ़ैट लॉस पे वर्क नहीं करते, क्योंकि फ़ैट लॉस पे वर्क करना है तो आपका मसल नीचे से डेवलप होगा। अच्छा, ये मसल्स की जो पेन है ये बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जैसे आप मसल्स वीक होने का, मसल्स एक्सरसाइज इसलिए नहीं, या योगा मैं कहती हूँ, मैं मेरे जैसा बंदा कैसे करे, मेरे तो पाँव में कभी क्रैम्प पड़ रहा है, कभी कुछ। तो ये जो मसल्स वीक होते हैं इसके लिए क्या ये भी डाइट से सही होते हैं, या इनको फिक्स करने के लिए आपको एक्सरसाइज और ये योगा और ये चीज़ें ही करनी पड़ती हैं? अच्छा देखें, एक हमारी परसेंटेज यूज़ होती है कि आपने जो भी चीज़ करनी है उसमें 70% डाइट है, आपकी 20% वर्कआउट है और 10% आपका रेस्ट है। क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो रीस्टोर ही रेस्ट पे होती है, तो डेफिनेटली डाइट है। आपने जब ये मसल क्रैम्प्स की बात की है, तो मसल क्रैम्प्स जिनको होते हैं वो ज़ाहिरा डेफिशिएंसीज का शिकार होते हैं। आप अगर देखें, हमारी हाफ ऑफ दी पॉपुलेशन जो वुमेन है उससे ज़्यादा जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार हैं। Oh, I always forget तो about it, आपका yes. जो विटामिन डी है वो आपकी 1000 ऑफ जीन्स को एक्टिव करता है। आपकी बोन्स ही विटामिन डी के साथ चल रही हैं, आपकी बोन्स में विटामिन डी लो है, आपके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपके स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो रहा होता, तो डेफिनेटली वो मसल स्पैज़म और उसके बाद फिर बोन्स का वीक हो जाना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप एक्सरसाइज करें, लेकिन इसके साथ साथ अब जब एक सीवियर डेफिशिएंसी, क्योंकि हम लोग जब क्लिनिक में भी प्रैक्टिस करते हैं तो देखते हैं इसमें कि जो मोस्टली फ़ीमेल होती हैं, जब आप उनका विटामिन डी का टेस्ट करते हैं तो वो बहुत लो लेवल पे गया होता है, 7, 8, 9 इस पे गया होता है। तो डेफिनेटली वो फिर उनका वही इश्यूज चल रहे होते हैं, हमारे मसल्स क्रैम्प हैं, काम करने का दिल नहीं करता, फिर हमारा हेयर फॉल भी है वो बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आजकल तो मानसून में वैसे ही बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस के साथ जब फीमेल हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उसमें फ़ीमेल ये बता रही होती हैं, तो जब आप इन चीज़ों को क्योर की तरफ लेके जाते हैं, अब बिल्कुल लो है, तो हम लोग उनको प्रेफर करते हैं कि आप जो है वो जो हेल्दी फूड्स हैं उनकी तरफ आएँ। हमेशा कोशिश किया करें कि रिच सोर्सेज की तरफ जाएं। हमारे मोस्टली जो लोग हैं वो टोटकों पे बिलीव करते हैं कि जैसे सिर्फ अच्छी बात है कि आप जिस तरह से ये कैरम सीड्स हैं, फेनुग्रीक सीड्स हैं, सुबह आप खाली पेट ले लें तो आपकी इंसुलिन ठीक हो जाएगी, आप दारचीनी का पाउडर ले लें तो ये ठीक हो जाएगी। आप इस पे फोकस करें, अच्छी बात है, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ में फ़ायदा है, लेकिन ये चीज़ें हैं इनकम्प्लीट। आपको हर चीज़ को क्योर करने के लिए अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि रिच सोर्सेज हैं, जैसे मैंने बताया कि हम उनको यही बताते हैं कि अंडा, दूध, दही, एक सब्ज़ी, एक फ्रूट की सर्विंग डेली बेसिस पे
आप उसका होनी इंटेक चाहिए करें। भाई। एक चीज़ आपने ये ज़रूर लेनी है, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं आपकी लाइफ में होने चाहिए, डेली होने चाहिए। थैंक यू सो मच मोहम्मद उमैर डॉक्टर साहब, आप आए डाइटिशियन पे, आपने बड़ा अच्छा एक जो है बड़ा अच्छे से एलेबोरेट की हर बात को। और डाइट वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास फिटनेस ट्रेनर्स आते हैं, वो यही कहते हैं, हम एक्सरसाइज का बताते हैं, लेकिन अच्छी डाइट जो है 50% उसका रोल होता है और 50% आपके वर्कआउट्स होते हैं। तो आज हमने डाइट प्लान्स भी देख लिए, आज हमने बहुत सारी और अच्छी बातें भी आपसे सीखी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत फ़ायदा हुआ होगा इससे। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसके साथ ही हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आप शो पर आए। थैंक यू वेरी मच। एंड इसके साथ ही जो टाइम होता है, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, स्टे ट्यून, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और अपने शो को वहीं से मूव ऑन करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था, और आपको बताते चलें ये जो खूबसूरत सा आउटफिट आप देख रहे हैं जो मैंने आज पहना हुआ है और मौसम के लिहाज से बहुत अच्छा लग रहा है, ये है जी शाजिया डिज़ाइनर का असमार पोशाक, उनकी बुटीक का नाम है, जो कि मौजूद है रानिया मॉल रावलपिंडी सदर में। तो अगर आपको बाय करना है तो वहाँ से जाके फ़ौरन से ये बाय कर सकते हैं। इसके जो खूबसूरत से कलर्स हैं आप भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। और मुझे तो बस वैसे भी ये समर कलर्स और मानसून और स्प्रिंग सीज़न में जो कलर्स चल रहे होते हैं ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, और स्टिच भी बहुत प्यारा हुआ है। तो और बड़ा कंफर्टेबल सा इसका फैब्रिक है, तो इसको एंजॉय कर सकते हैं आप फ़ौरन से बाय करके। तो अपने शो को मूव ऑन करते हैं। हमारे साथ अभी स्टूडियो में बड़े ज़बरदस्त से गेस्ट मौजूद हैं, पोइट हैं, राइटर हैं, वकास आजिज़ उनका नाम है। सबसे पहले आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा वकास साहब, आप सियालकोट से अभी आ रहे हैं, और अभी अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि हम सुबह से सैलाब की कुछ न्यूज़ देख रहे हैं, और जो मुल्की सूरत हाल है, पंजाब एरियाज़ में भी फ्लड सिचुएशन आई हुई है। तो आप वहाँ से खुद आए हैं, तो हमारे पास वो कहते हैं ना गवाह मौजूद है, या आँखों देखा जिसने देखा है वो मौजूद है। तो बताएं क्या सिचुएशन है वहाँ की। वालेकुम सलाम। मैं कल सुबह जब निकला हूँ ना उधर से, तो वहाँ मूसलाधार बारिश हो रही थी, और मेरे लिए एक चैलेंज था यहाँ तक पहुँचना भी। अच्छा, यानी इतना ज़्यादा वहाँ पे, और इंडिया ने यानी इतना वो पानी छोड़ा, तो उससे इतनी जी वो नहीं, जो इंडिया ने छोड़ा वो तो अभी उधर नहीं उसके असरात थे, लेकिन जो बारिश का पानी था वो बहुत ज़्यादा खड़ा था। ओके, ठीक है। तो मैं जब निकला हूँ उधर से, तो उस वक़्त हर जगह पानी ही पानी था, लेकिन फिर कमिटमेंट थी तो मैंने कहा कि ज़रूर पहुँचना इधर। अच्छा। और आज सुबह भी जब मैंने सुबह घर कॉल की है तो मिसेज़ ने यही बताया कि अभी भी बारिश हो रही है उधर। और आज सुबह डीसी साहबा का एक मैसेज था आया हुआ, मैंने वो मोबाइल पे देखा, उन्होंने उधर जो 10th क्लास की क्लासेस लगी हुई थी उनकी छुट्टी कर दी है, तो स्कूल भी ऑफ कर दिए। तो बारिश का पानी काफ़ी ज़्यादा है उधर जो है ना, हाँ आमदोरफ्त जो है तकरीबन, हाँ जी, आमदोरफ्त काफ़ी तकरीबन बंद हो चुकी है। और जो रोड्स हैं, जो जीटी रोड्स हैं, तो वहाँ भी बता रहे थे कि 3-4 फुट तक पानी जो है ना वो 3-4 फुट तक हाँ रोड्स के ऊपर आ गया। किस तरह से बारिश से डैम डेफिनेटली पीछे से इंडिया ने भी पानी खोल दिया, उसकी वजह से जो है वो जी वो भी एक वजह है। वो कोटली मरला उन इलाकों में आया हुआ है, डेक का जो है ना, वो जो डेक है ना वो उसका बांध एक जगह से ब्रेक हुआ है, तो वो पानी कोटली मरला में आया हुआ है। अच्छा। तो लेकिन ये जो कल जो डस्का और जो सियालकोट में ज़्यादा मसला बना है वो अनएक्सपेक्टेड रेन की वजह से हुआ है। देखिए अनएक्सपेक्टेड रेन तो अब आएगी, वो तो आ रही है, वो तो हमने देखा है। आप देखिए नॉर्दर्न एरियाज़ में क्या हुआ है हमारे, आप देखें ये केपीके में अभी कितना बड़ा डिज़ास्टर हुआ है, पूरे के पूरे गांव हमारे जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो ये जो डिस्ट्रक्शन हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, कोई हम इतना कंट्रोल इसको अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ मुझे लगता है कि करना बहुत बहुत ईजी था। मैं तो यही कहूँगी कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। अगर हम सिर्फ डिफॉरेस्टेशन पे काबू पा लेते, तो अपने ग्रीन एरियाज़ को या ग्रीन लैंड्स को हम बचा लेते, तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी कंट्रोल कर सकते थे। तो अभी नारोवाल की सूरत हाल पंजाब एरियाज़ में बहुत ज़्यादा रिस्क पे है, और जो है सियालकोट बहुत ज़्यादा इसमें आ रहा है। हाँ जी, अभी तक बारिश है उधर, वक्फे से अभी तक बारिश हो रही है। और लेकिन जब मैं गाड़ी में इधर आ रहा था तो गुजरात से आगे मौसम ठीक था। गुजरात तक बारिश जो है ना वो उसी तरह उसी तसलसल से और उतनी शिद्दत से हो रही थी। अच्छा। और रोड्स पे भी पानी था और काफ़ी इस तरह का माहौल था। गुजरात में भी हाँ जी, गुजरात तक बारिश थी, और उसके बाद जब आगे जहलम और वो हम आगे आए हैं तो वो बिल्कुल ठीक था, मौसम खुश्क था।
खुश्क था। हाँ। अच्छा, वहाँ तक गुजरात तक, यानी कि गुजरात में भी आपको लग रहा था कि पानी है, पानी जी है? बिल्कुल ओके। पानी था उधर भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बड़ी शिद्दत के साथ। और डस्का में, सियालकोट में बारिशें होती हैं, लेकिन इतनी शिद्दत के साथ जो जिस तरह कल के वो नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, अभी भी हो तो रही आप समझते हैं कि नॉन स्टॉप बारिश हो रही है तो वो कैसे उसका पानी का निकास जो है ना वो उस तरह नहीं होता है। तो कि असल हमारी असल जो प्रॉब्लम तो हाँ यही जी। है ना कि हमारे यहाँ पानी ना स्टोर करने का कोई तरीका है, ना उसको मतलब निकालने का कोई तरीका है, कुछ समझ से बाहर है। जब बारिशें नहीं होती तब भी हम रो रहे होते हैं, जब बारिशें होती हैं तब भी हम रो रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और इसको आई होप कि अब इन फ्यूचर कुछ कंट्रोल किया जाए। तो आप माशाल्लाह पोइट भी हैं और बड़े अशार, कुछ मैं तो कहूँगी कुछ बताएं हमें अपने बारे में सबसे पहले, फिर कोई शेर भी सुनाएं हमें। मैं सबसे पहले तो इस प्रोग्राम की वसातत से तमाम जो अहले इस्लाम हैं उनको ईद मिलादुन्नबी की और माह रबीउल अव्वल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बात फिर वही आ जाती है कि जो ज़मीनी आफात हैं या आसमानी आफात हैं या आसमानी बलाएँ हैं उनका ज़रिया एक ही है, और वो है कि हम आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की तरफ आएँ। वो अब माशरा हो या बंदे की, जिस तरह आप जिस्मानी कमज़ोरियाँ, जिस तरह अभी डाइटिशियन एक वो कह रहे थे, तो अब देखें डेट्स का जिक्र कर रहे तो आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है कि उसमें प्रोटीन का लेवल या जो एक मुकम्मल ग़िज़ा है वो खजूर वगैरह। तो ये है कि हमें आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात की तरफ आना पड़ेगा। हम ये शिकवा तो कर रहे हैं हर लम्हे, और हर ज़ुबान शिकवा बलब है कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, लेकिन ये हम भूल चुके हैं कि असल में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कहाँ से हो रही हैं, कि हम जो है वो अपने मरकज़ से, अपने महवर से दूर होते जा रहे हैं। तो अगर ये अनएक्सपेक्टेड रेन हो रही है तो आप ये भी तो देखें ना कि हर जगह आप ज़रा बनज़र गायद देखें, चश्मे तसव्वुर बेदार करके देखें कि हर जगह जो है वो अहद शिकनी भी हो रही है और बेइंसाफ़ी भी हो रही है, और जो है वो इस तरह यानी कि एक अजीब सा एक जो है ना वो तूफ़ान बदतमीज़ी बढ़ता है। तो ये तो हमें इस तरफ भी देखना चाहिए कि हमें इसकी आखिर वजह क्या है, और इतना कुछ होने के बावजूद सिर्फ हम शिकवा करके तो बस बैठ जाते हैं और उसकी तरफ रुजू नहीं कर रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त, और यकीनन हैं हर बंदा इन मुश्किलात से दुचार है, तो क्यों ना हम आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मिलाद शरीफ का महीना है तो हम उनकी तरफ रजू करें और ये ख़ुद से ये अहद करें कि हम उनकी तालीमात जितनी हमसे हो सकें। आज इस हवाले से भी एक अजीब सा जो है ना वो सिलसिला है कि हम सिर्फ वज़ा कता तक आके तो महदूद हो जाते हैं, और जब हमने वो वज़ा कता बना ली या उस तरह कर लिया तो समझ लिया कि हमारा दीन मुकम्मल हो गया। और जो मामलात हैं हमारे, जो हमारा जिससे एक माशरा बनता है, वो सुन्नतें जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, वो उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती कि किसी भूखे को खाना खिलाना, हमसायों के हकूक़, या और जो एक एहसास है जिससे एक माशरा जो है वो बेहतरी की तरफ जाता है, वो जो है वो इस तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमी है कि हम शिकवा तो कर रहे हैं, लेकिन असल में तो शिकवा वो सरापा रहमत है जिनकी ज़ात है उनकी तरफ नहीं लौट रहे। जो उनकी तालीमात हैं उनकी तरफ हमने एक लम्हा भी तवज्जो नहीं की। तो हो सकता है कि ये जो पाकिस्तान में जो सैलाबी कंडीशंस हैं, जो यहाँ जो बारिश की ये जो नागहानी आफात हैं, इनकी वजह ये भी तो हो सकती है कि हमने उनकी तालीमात से रुख मोड़ा हुआ है। बिल्कुल हमारे अपने अमाल होते हैं तो ये भी तो हमें इस तरफ भी तो तवज्जो करनी चाहिए कि हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। मुनाफ़कत जो है वो हमारा वतीरा बन चुकी है, ठीक है। हर बंदा ऊपर से कुछ है, नीचे से कुछ है, इधर से कुछ कहते हैं और फिर बदल जाते हैं अपनी ज़ुबान से। तो ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमें हमारी मसाइब का जो है ना वो। बिल्कुल। तो कैसे आना हुआ शायरी की तरफ, कैसे आना हुआ, यही सोचें आपको ले? हाँ जी, नहीं शायरी जो है ये तो आपको पता है एक खुदादाद सलाहियत है, और जो एक फ़नकार एक वक्त पे उसको खुदा ये चीज़ें और असबाब पैदा करता है। हर चीज़ कुरान पाक की एक आयत है, यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, कि खुदा ख़ास कर लेता है अपनी रहमत से जिसे वो चाहता है। तो
ये है कि वो अल्लाह ताला ने जो है वो मुझे इस काम पे, अभी मेरी एक जो नातिया मजमू आया सहीफ़ा रहमत, वो मेरा नातिया मजमू है और उसमें मैंने 63 नातें कही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा तो ये दिल था कि रबीउल अव्वल के हवाले से कुछ कलाम जो है ना वो जी बिल्कुल, आप सामाईन और आप नाजरीन सुनाएं की जो है ना प्लीज़। वो, क्योंकि ये आज 2 रबीउल अव्वल है तो उनका ज़िक्र जो है वो यकीनन बाइस बरकत है। और जो जुमला मसाइल हैं जो इस वक्त माशरा जिन जुमला मसाइल का शिकार है उनसे भी निजात का बड़ा मौसर जो है ना वो ज़रिया है। तो वो मैं आपको जो आका दो जहाँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मैंने उनका जब चाँद निकला रबीउल अव्वल का, अभी चाँद निकला रबीउल अव्वल का, तो मैंने जो है ना वो चाँद देख के एक दो किता कहा था। ज़बरदस्त। तो वो देखिएगा कि जिस जगह रंजो अलम की न कोई छाया है, जिस जगह रंजो अलम की न कोई छाया है, वक्त जीवन को उसी मोड़ पे फिर लाया है। जिस जगह रंजो अलम की न कोई छाया है, वक्त जीवन को उसी मोड़ पे फिर लाया है। महफिले हस्ती चमक उठी है देखो आजिज़, बज़्म अफलाक में मीलाद का चाँद आया है। वाह, ज़बरदस्त। बज़्म अफलाक में मीलाद का चाँद आया है। और ये जब ये मैंने रात को किता कहा और जब सुबह हुई तो एक अजीब सी रोशनी थी जो शायद मैं ही महसूस कर रहा था। तो मैंने वो रोशनी के हवाले से जो मैंने वो महसूस की, जो कैफियत मैंने महसूस की, तो उनको मैंने रकम किया कि जहाँ में आज सुनो रोशनी ज़्यादा है, जहाँ में आज सुनो रोशनी ज़्यादा है, ज़ियाए शम्सो कमर लग रही ज़्यादा है। रोशनी ज़्यादा है, बिल्कुल। जहाँ में आज सुनो रोशनी ज़्यादा है, ज़ियाए शम्सो कमर लग रही ज़्यादा है। फलक के माथे का झूमर बना है क्या एक चाँद, फलक के माथे का झूमर बना है क्या एक चाँद, ये बज़्म ज़ीस्त हंसी हो गई ज़्यादा है। ज़बरदस्त। ये बज़्म ज़ीस्त हंसी हो गई ज़्यादा है। तो ये है कि ये महीना जो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से अता किया है, हम मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसके जो फ्यूज़ व बरक़ात हैं वो हम सब के शामिल हाल भी फरमाए और हम सब इससे मुस्तफ़ीद हों, इसकी अहमियत को समझें और कोशिश करें सल्लल्लाहु कि अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो उस पे आप अमल करें, सुन्नत पे अमल करें तो आप कामयाब हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी जिस तरह आपने बताया कि ये अभी सियालकोट के हवाले से आपके आगे ज़िक्र किया कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा पानी है। मैंने कॉलेज रोड जो हमारा है वहाँ देखा तो वहाँ इतना पानी था और बाइकें बंद थी। और ये अभी मेरे पास वीडियो आई हुई है मोबाइल के अंदर। जी हालात खराब तो हुए हैं यार। ये है कि ये हमें ये भी तो देखना चाहिए। चले वो ठीक है, मैनेजमेंट के हवाले से तो मसाइल हैं ही, लेकिन मैं तो इसका जो मेन और अहम समझता हूँ यही है कि अगर हमारे दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत आ जाए और हम ये देखें, हम ये समझें, तो फिर मेरा ख्याल है कि हर चीज़ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो ये महीना भी इसी चीज़ का दर्स देता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और इस महीने की मुनासबत से, मौके की मुनासबत से आपने बड़े अच्छे अशार सुनाए और लिखे भी आपने। ये बिल्कुल ताज़ा अशार थे, बिल्कुल ताज़ा अशार थे आपके। अच्छा, ये आपने कोई बुक भी, अपनी बुक्स भी लिखी हैं कि? जी मेरी जो 2-3 माह कबल जो है वो नात की किताब आई है, सहीफ़ा रहमत। ज़बरदस्त। वो 63 नातें हैं। तो वो 63 नातें भी जो अल्लाह के नबी की वो 63 साल ज़िंदगी थी, मैंने उसी हिसाब से वो 63 नातें जो है ना वो उसके अंदर रखी हैं। तो कोई शेर और सुनाना चाहेंगे अपनी कोई? जी वो उसी से मैं जो है ना वो, आप गज़लें भी लिखते हैं, शेर व शायरी में सब कुछ? चले, ज़बरदस्त। गज़ल भी लिखता हूँ, गज़ल भी सुनाता हूँ आपको। लेकिन क्योंकि ये महीना कुछ इस तरह का था और जज्बात जो है ना वो इस तरह के थे, तो मेरा ये था कि मैं क्यों ना कि वो हाँ। अब ये देखें कि ये जो रबीउल अव्वल का महीना है तो वैसे भी ईद उल अज़हा भी थी, ईद उल फित्र भी हम मनाते हैं, लेकिन अब ये भी ईद है। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है वो देखिएगा ज़रा, कि वो ईद तो हम लोग मनाते हैं, हम जो ज़मीन के रहने वाले हैं, लेकिन अब ये जो ईद मिलादुन नबी है
अब इस हवाले से देखिएगा कि अर्श और इस ज़मीन के मकीनों की ईद है। अब ये बात सिर्फ ज़मीन तक नहीं है, अर्श और इस ज़मीन के मकीनों की ईद है, जिन्नों बशर मलाइका हूरों की ईद है। अब देखें वो ईद में और ये देखें, क्योंकि ये ईद आफाकियत और हर चीज़ को जो है ना वो उसमें हर चीज़ जो है वो खुशियाँ मना रही है। देखिएगा कि अर्श और इस ज़मीन के मकीनों की ईद है, जिन्नों बशर मलाइका हूरों की ईद है, कुल कायनात में है हंसी जश्न का समा। ये ईद मेरे दोस्तों ईदों की ईद है। ज़बरदस्त। ये ईद मेरे दोस्तों ईदों की ईद है। तो ये है कि ये जो ईद है इसके अंदर जो मसरत का और जो वो है ना, ये तो कदम कदम, और मैं ये समझता हूँ कि ये 12 रबीउल अव्वल का जो दिन है और ये आका अलैहिस्सलाम की जो ज़ात है, इन्हीं के सदक़े ही दूसरी ईदें भी मिली हैं, क्योंकि जो अल्लाह के महबूब की ज़ात है वो वजह वजूद कायनात है, ठीक है ना। तो उनके सदक़े ही हमें वो दूसरी ईद भी मिली, ये ईद भी मिली। तो क्यों ना इस ईद पे उससे भी ज़्यादा इज़हार मसरत होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा इसको जोश व खरोश के साथ मनाया जाना चाहिए। मनाने का देखें इस ये खैर ईदें तो जो खुशी के साथ में यहाँ पर कहना चाहूँगी वो हम मनाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें 2 तोहफ़े दिए हैं इस साल में, लेकिन इसका जो मेन मकसद होता है मुसलमानों के इस डे में खुश होने का, वो यही होता है कि रहमतुल लिल आलमीन आए थे। और असल मकसद यही होना चाहिए कि इस दिन आप उनके जो तरीके थे, जो ज़िंदगी गुजारने के तरीके थे, उस पर अमल करें। और ये नहीं है कि उस दिन अब जी शुरू हो जाए जी वो बाजे बजाने या उस तरह की कोई ईदें मनानी है। आपने सुन्नत पर अमल किया, आपने उनके ज़िंदगी गुजारने के तरीके सीखे, आपने एथिक्स सीखे, आपने अखलाकियात अपने अच्छे किए, आपने झूठ बोलना छोड़ दें, ये कर दें, ये उनको इस चीज़ का आपको सवाब मिलेगा, इस चीज़ की आपको अजर मिलेगा, उन चीज़ों का बाकियों का नहीं मिलेगा। थोड़ा सा हम लोगों को एथिकल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एथिकल होना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि एथिकल ही सारा कुछ है। जो अल्लाह के नबी की सीरत है, जो, और वो भी हम कह रहे हैं कि वो हम वो सूरत तक तो मतलब कि वो वज़ा कता तो हम अपनाते हैं और यही समझते हैं कि हमने इस्लाम पूरा कर लिया, लेकिन असल में ये नहीं है। अल्लाह के नबी की जो सुन्नतें हैं वो तो कदम, उनकी जो ज़िंदगी है वो तो उनका हर लम्हा जो है वो हमारे लिए एक एक लम्हा जो है, तो उसमें हमें सीखना चाहिए कि वो उन्होंने कैसे, यानी कि जो उनकी वो सुन्नतें जिनसे मैंने एक शेर कहा था कि इस जाने मसीहा की सुन्नत से शिफा पाई, इस जाने मसीहा की सुन्नत से शिफा पाई, इस पैकरे रहमत के हर फेल में हिकमत है, हर फेल में हिकमत है, इस पैकरे रहमत के हर फेल में हिकमत है। तो अल्लाह के नबी के हर फेल के अंदर हिकमत है, और उन्होंने उनका जो उनकी जो अदाएँ हैं, उनकी जो तरीक़ाकार है, वो सारे का सारा जो है वो काबिल अमल है हमारे लिए। और हमारा उनका जो उसवा हसना, आपको तो पता ही है, हर चीज़ जो है वो हमारे सामने आश्कार है, लेकिन इसके बावजूद भी दानिस्ता हम जो है ना वो अमली तौर पे मुंह मोड़े हुए हैं इन चीज़ों से। तो लेकिन ये है, अब एक चीज़ मैं इसमें जो है ना वो करना चाहता हूँ कि जब अल्लाह के नबी की तशरीफ़ आवरी है और उनका, तो उसमें अगर आप जो है वो इजहार मसरत करना, और इसके अलावा अगर कोई बंदा डेकोरेट कर रहा है अपने घर को या मसाजिद को डेकोरेट किया जा रहा है, तो वो चीज़ें भी जो है वो बाइस बरकत हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे वो इजहार हो रहा है कि अपनी मोहब्बत का, और अपनी मोहब्बत का जायज़ इजहार किसी भी अंदाज से हो, ठीक है ना। तो वो, और नीयतुल मोमिन अफजलुल अमल होती है कि नीयत मोमिन की जो है वो मोमिन के अफजल से जो है ना वो अमल से अफजल होती है। अगर और अगर आपके पेश नज़र आप जो है वो सरकार की ज़ात है, आपके पेश नज़र अल्लाह के महबूब की ज़ात है, और इस वजह से ये कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, तो यकीनन ये हर चीज़ जो है वो बाइस बरकत है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमने अपने अमाल से साबित करना है, और अमाल जो है करके बताना है कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। वही बात है ना, मेरा पॉइंट वही था कि सिर्फ वहाँ तक ना रह जाए कि ये हम खुश हैं, वो करके दिखाएंगे तो पता चलेगा आप कितने खुश हैं, आप कितने उनके वो इस दिन जो हैं वो दुनिया में आए थे इस महीने में, तो आप कितने खुश हैं। खुशी तो आपके करने से शो होगी ना, एक आए थे वो गए भी उसी दिन यहाँ से, तो हमें डेफिनेटली सी बात है कि हमें उस दिन को उनके उस अपने अमाल से साबित करना है
कि बिल्कुल। हाउ मच वी लव हिम, कितनी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं हम उनकी, कितनी हम उनसे मोहब्बत करते हैं। वो सिर्फ बातों तक, तकरीरों तक या वहाँ तक रह जाए तो फिर उसको मीनिंगलेस हो जाती हैं चीज़ें। तो कोई शेर आप खूबसूरत सा सुना दे, क्योंकि मैं इसमें कहूँ टाइम कि शॉर्ट है, तो कोई लास्ट में शेर हो जब जाए। कोई मदह शाह करता है, जब कोई मदह शाह करता है, हुस्न इस्लाम का उबरता है। अब मैं ज़िक्र की बात आपको करने लगा हूँ। जब कोई मदह शाह करता है, हुस्न इस्लाम का उबरता है, कि जब कोई अल्लाह के नबी की तारीफ़ कर रहा होता है तो हुस्न जो इस्लाम का हुस्न है जी, जी, वो आश्कार हो रहा होता है, वो उसका इजहार हो रहा होता है। तो ये एक किताब और देखिएगा कि, और ये ज़िक्र के हवाले से है, देखें अल्लाह के नबी की तालीम। टाइम शॉर्ट है, आप लास्ट में प्लीज़ एक शेयर कर दें अच्छा, ताकि वो अच्छा, हम वाइंड अप कर लें। बिल्कुल टाइम अप हो गया है। दरूद पढ़ते हुए जब मैं अश्कबार हुआ, दरूद पढ़ते हुए जब मैं अश्कबार हुआ, खुशी का मुझ पे भी मफ़हूम आश्कार हुआ, खुशी का मुझ पे भी मफ़हूम आश्कार हुआ, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा सुकून दिल आजिज़, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा सुकून दिल आजिज़, नबी के ज़िक्र के सदके अता करार हुआ। वाह, इस खूबसूरत से शेर के साथ थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप शो पर आए, बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ ही हमारे शो का टाइम ख़त्म होता है, आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।